वेलकम टू एपीसी क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है ये चैप्टर। और ये चैप्टर हम कंप्लीट एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर जो भी इसमें टर्म है वो सभी हम लोग समझने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उस सभी के लिए पूरा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो जो प्रोसेस होता है कोई न्यू सब्सटेंस बनने के लिए, और उसके लिए न्यू प्रॉपर्टी उसकी फॉर्म होती है और 2 और मोर सब्सटेंसेस लिया जाता है, तो उससे हमारे जो एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा वो हमारा कहलाता है केमिकल रिएक्शन। यानी कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विल न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म 1 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर हम एक प्रोसेस की बात करें कि केमिकल रिएक्शन तो परफॉर्म हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है C+ का O2 गैस बनेगा CO2, ये सभी को पता है। अब ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है रिएक्टेंट और ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ऐसे बात मैंने लिखी है, मैंने कहा कि द सब्सटेंस विच टेक ए पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शंस के लिए हम जो पार्ट लेते हैं वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है। और द सब्सटेंस विच ए फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट। जो हमारे प्रोडक्ट में फॉर्म होता है वो हमारा जो होता है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट हमारा कहलाता है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन वर्क करता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो हमारा ये पार्ट रिएक्टेंट कहलाता है, ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। आई होप ये बात समझ गए होंगे आप लोग। बात करें रिएक्शंस की, हम रिएक्शंस को क्या देख पा रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत से हैं। जैसे रेस्पायरेशन जो हम लोग का है वो भी हमारा रिएक्शन का ही पार्ट है। और डाइजेशन ऑफ फूड, हम डाइजेशन करते हैं फूड का, वो भी हमारा रिएक्शन ही होता है हमारी बॉडी में। रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर जो जंग दिख रहे हो रखने के लिए, तो प्रोसेस ये भी आपका कहीं ना कहीं आपका जो है ये रिएक्शंस के ही बेसिस पे होता है, क्योंकि आयरन जो होता है Fe का पार्ट बना है, मॉइस्चर के करने से रिएक्शन करके Fe2O3 नाम का एक कंपाउंड बनता है जो आपका एक रस्टिंग यानी कि रस्ट ही है। और उसके बाद होता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जैसा मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न किया जाता है तो वो एक ऑक्साइड बनाता है, तो ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी दही बनने का जो प्रक्रिया है वह भी अपने आप में क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आई होप इससे समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन। अब बात करें अगर जो हम केमिकल रिएक्शंस हुई है तो इसका पता हमें कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो पहला केमिकल रिएक्शन होने के लिए पता होने का पर्पज़ क्या है कि जो चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट बदलेगा। सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में ऐसे हो सकता है, या कभी इक्वस कंडीशन में रहा हो, गैसियस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ये फॉर्म देखने को मिल सकता है। फिर अगर जो हम बात करें कि और क्या चेंजेस हो सकती है, तो चेंज इन कलर, उसके कलर की चेंजिंग हो सकती है। चेंज इन टेम्परेचर में चेंजिंग होगी। एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस निकल सकता है। तो ये कुछ चेंजर है जिससे केमिकल रिएक्शंस हुआ है उसके बारे में पता चलता है। वो भी समझ में आया होगा आप लोगों को। अब अगर जो हम बात करें कि कोई केमिकल रिएक्शंस है तो किस प्रकार से राइट हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये होता है वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो वर्ड इक्वेशन माने यानी कि हमने लिखा है जिंक प्लस का सल्फ्यूरिक एसिड गिब्स मिला है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये आपका LHS है और ये RHS है। इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको प्रोडक्ट बोल देंगे, जैसा इससे पहले हम लोगों ने देखा। अब अगर जो हम बात करें ये जो आप देख रहे हो तो इसे वर्ड बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, जो हमने वर्ड्स में लिखा है, जैसे जिंक ZnC सल्फ्यूरिक एसिड, ये पूरी बातें हमने जो लिखी हैं ये अपने आप में वर्ड में है। लेकिन अगर जो हमने बोला केमिकल इक्वेशंस क्या है, तो हमने क्या किया, अभी जिंक का हमने उसमें सिंबल यूज किया। जिंक लिखा, Zn लिखा, प्लस का H2SO4 लिखा, गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये LHS और RHS में हमने दिया। तो कहने का पर्पज़ मेरे ये है कि जो हमारा होता है ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन फॉर्म होता है, ऊपर वाला वर्ड इक्वेशन फॉर्म करता है। अब हम बात करें केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, तो जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखा है केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करें अगर जो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए क्या होता है कि कुछ सिम्बल्स आइडेंटिफाई किया जाता है, हमारे एलिमेंट्स के कुछ सिंबल दिए जाएंगे, साथ ही साथ केमिकल फार्मूला हमें रिएक्टेंट में और उससे प्रोडक्ट बनता है, और उसके फिजिकल स्टेट भी मेजर किए जाते हैं, तो हमारा केमिकल इक्वेशंस बनता है। जैसे सपोज कर लो कि हमने लिखा मैग्नीशियम और उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा हूँ, बन रहा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। क्लियर है सभी को, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा ही MgO। अब यहाँ क्या है कि हमने ये जो हमने लिया ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है, बट इक्वेशन फॉर्म में देने के लिए इसमें सभी चीज़ों को हमें लिखना जरूरी है कि कौन सा स्टेट कौन सा कर रहा है ऑक्यूपाई। अब जैसे ये हीट करने पे होगा तो यहाँ हीट का सिंबल दिया हमने, और ये गैसियस स्टेट में है नहीं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है मैग्नीशियम, तो ये सॉलिड लिखना पड़ेगा।
और ये ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में गैसियस लिखना पड़ेगा। और यहाँ जो इसका सोल्यूशन बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में बनेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान से लिखनी पड़ेंगी। यानी कि जो केमिकल इक्वेशंस होंगे उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमारा जो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट शो होना चाहिए एरो के ऊपर। जो एरो लिखा जाता है उसके ऊपर हम प्रेशर लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख सकते हैं, कैटलिस्ट को शो कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें इसमें करनी होंगी। साथ ही साथ बात करें, जैसा आपने 9th में पढ़ के आया हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो मैटर करेगा यहाँ पर। जैसा आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कहने का पर्पज़ है कि हमारा जो मास है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता, उसे एक फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, फॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। ऐसी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो ये आपका देखने को मिलेगा इस चीज़ में। अगर जो हम बात करें यहाँ पर कि अगर जो हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की बात की जाए तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ आप तो नॉर्मल मेथड यूज करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। अगर जो आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ आपको काफ़ी मेथड और भी मिलेंगे, जैसे आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये भी सब आप लोगों को देखने को मिला बैलेंसिंग में। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैं अपने हिसाब से एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। उसका एक ट्रिक होता है मनोहर, आपको याद रखना है, MANOHAR, मनोहर। अब याद रख लोगे इजीली, मुझे पता है। M का मतलब होता है मेटल, A का मतलब होता है एंड, N का मतलब होता है नॉन मेटल, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक वर्ड लेना, आगे बढ़ने से पहले रिपीट करें, आगे बढ़ने से पहले रिपीट करें। यानी पहला क्या करना है, हमें मेटल बैलेंस करना है, फिर एंड क्या करना है, नॉन मेटल बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन। और उसके बाद अगर जो कोई बैलेंस नहीं हुआ है फिर आगे बढ़ने से पहले फिर रिपीट करेंगे हम ये प्रोसेस यूज करते हुए। जैसे यहाँ हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है Fe प्लस का H2O, गैस बोला है Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ आप देख सकते हो कि Fe हमारे पास कितने हैं, इस साइड में राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे 1 मिलते हैं, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 3 Fe लगाना होगा क्योंकि हमारा मेटल बैलेंस हुआ। फिर प्रोसेस यूज करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन के प्रोसेस को बैलेंस करेंगे। जैसे H2O इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा है Fe3O4 और प्लस का H2 गैस दिया गया है यहाँ पर। तो आप देखो क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो, मनोहर में मैंने MANO फिर ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 लगा दो, 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लगा दो यानी कि 4 हो गया। तो ऐसे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको तो बैलेंस कर लिया है। बट अगर जो स्टेप आपको फॉलो करना है तो स्टेप आप देख सकते हो कि पहले बॉक्सेस बनाने हैं, उसके बाद आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स कितने हैं बोथ साइड में। जैसा यहाँ पर देख सकते हो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर दिया गया। रिएक्टेंट साइड में 1 थे Fe और हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन 1 थे, और प्रोडक्ट साइड में आप 3, 2 और 4 देख रहे हैं। अब क्या करना है, इन सभी को करना है इक्वल। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये को 4 है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 यानी कि 3 में से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिनेरियो को सेट करते हुए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखो इक्वेशन हमने धीरे धीरे तरीके से बैलेंस कर दिए। अब इक्वेशन को बैलेंस एकदम कम्प्लीटली तब तक नहीं होगा जब तक हम इसके स्टेट को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ स्टेट क्या है, जो आप Fe देख रहे हो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और जो H2O देख रहे हो ये अपने आप में एक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये गैसियस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसका चैप्टर का नाम है मेटल एंड चैप्टर नंबर 3 में जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बन रहा है Fe3O4 जो कि सॉलिड फॉर्म है, और ये गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखना है। अब कुछ स्पेसिफिक आपको नोटेशन याद रखनी है, जैसे सॉलिड फॉर्म है तो S लिखना है, लिक्विड फॉर्म को L लिखना है, और अगर जो गैसियस स्टेट है तो आपको G लिखना है, और एक्वा सॉल्यूशन के लिए, एक्वस स्टेट के लिए AQ लिखना है। ये आपके लिए नेसेसरी होता है। अगर जो टेम्परेचर प्रेशर दिया है तो एरो के ऊपर लिखेंगे, नहीं है तो वो नहीं लिखना नेसेसरी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो पहला जो रिएक्शन आप लोगों को आता है जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शन, ऐसे बहुत से नाम इसके हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी हम देख सकते हैं कि अगर जो हमारा कोई रिएक्टेंट है उसमें हमारे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं, वो रिएक्शन करने के बाद सिंगल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अपने आप में ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कॉयल देख सकते हो। जो हमारा कोल होता है, ठीक है, कोक हमारा होता है, उसे हम जब से कार्बन का पार्ट होता है उसे हम जैसे हीट करेंगे, या हमारा वुड भी मान सकते हो, तो वुड भी हमारी यानी लकड़ी भी हमारी क्या होती है, कार्बन की पार्ट होती है। जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करेंगे तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट हो जाता है, वो निकल जाता है।
फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। उसके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है या निकलती है, प्रोसेस देखने को मिलता है। तो यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर ही हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसा मैंने पहले भी बात की थी, एक्सो आपके घर पे यूज होता है, मम्मी उससे बर्तन मांजती हैं, तो बर्तन धुलने के बाद आप देखते हो उसमें से एनर्जी निकलती है। तो एक्सो का मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना। तो एनर्जी का रिलीज होना यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें से एनर्जी रिलीज होती हो। तो यहाँ पर लिया गया क्या है, रिएक्शन इन विच हीट इज ए रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमारा प्रोडक्ट तभी फॉर्मेशन होगा जब हमारा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। जैसा यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम जब बर्न करते हैं, नेचुरल गैस हमारा क्या होता है CH4, जैसा आप देख सकते हो। मेथेन गैस कहाँ से निकलती है, तो मेथेन गैस बहुत से सोर्सेस से निकल सकती है। जैसे अभी धान का सीजन अगर जो है, धान के सीजन के जड़ों से देखोगे तो उसमें से मेथेन गैस निकलती हुई मिलती है। तो ये आपने देख सकते हो कि मेथेन गैस जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करती है। ये आपका क्या होता है, एक अपने आप में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि रिलीज क्या हुई, तो हमारा हीट रिलीज हुआ। अब मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो होता है ये अपने आप में ही एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी श्वसन क्रिया जो अपने आप में है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि इस प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड जो होता है ग्लूकोज, एक ऑक्सीजन उससे रिएक्शंस करती है। जो ऑक्सीजन अंदर हम लेते हैं, एक्स करते हैं, अंदर लेंगे तो उस कंडीशंस में ये इससे रिएक्शन करके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी भी निकालती है। इस एनर्जी का महसूस हम जब हमारा विंटर सीजन रहता है तो उसमें हम देख पाते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि विंटर सीजन में हमें क्या, हमारे मुंह से जो है कुछ ना कुछ वेपर देखते को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलते ही हैं, और वेपर के ड्रॉप्स कुछ ना कुछ हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि वाटर के ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। हम जब भी बोलेंगे तो वाटर के ड्रॉप्स हमारे मुँह से निकलते हुए दिखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे हमारा जब समर सीजन है तो उस कंडीशन में हम लोग को देखने को नहीं मिलता। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात हम करें डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, अगर जो हम बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिटिंग इनटू 2 or more सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सा वर्ड ये है कि हमारे पास कोई कंपाउंड रहेगा, उसे हम हीट दे करके या उसके इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करके, यानी कई प्रोसेस है डिकम्पोज करने की प्रोसेस से हमारी 2 or more रिएक्टेंट में वो तोड़ेगा। इस तरह से हमारा जो होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है। इसके कई प्रोसेस है, जैसा आपका पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, कैलोरीफाई हीटिंग, हीट करने पर हमारा जो है अपने आप में ये 2 or more सब्सटेंसेस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे FeSO4 जो होता है, जिसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है। जब इसे हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये बन जाता है Fe2O3, SO2 गैस प्लस SO3 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ये जो Fe2O3 है, इसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये आप लोगों को क्या होता है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल एक बेसिकली हमारा होता है लाइमस्टोन भी। लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है। जब हम हाईली फ्लेमेबल टेंडेंसी से इसे हीट करेंगे, एनर्जी जब देंगे हीट करने पे प्रोसेस में, तो ये अपने आप में CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीच हो जाती है और CO बचता है, जिसको क्विक लैम के नाम से देखने को मिलता है। तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। अब हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो होता है वो क्या होता है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि H2O जो है, इलेक्ट्रिक करंट जब उसके अंदर पास करते हैं तो H2 अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब ये फिगर के माध्यम से समझते हैं ऐसा कैसे होता है। तो आप देखिए इस फिगर में हम लोग को दिख रहा होगा कि हमने बीकर लिया है, बीकर के साथ साथ ऊपर हमने ऐसे फ्लास्क लगाए हुए हैं 2, और उस फ्लास्क को लगाने के बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या होता है, ये पार्ट एक एनोड से कंटेक्ट होता है, एक कैथोड से कंटेक्ट में आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 6 वोल्ट की बैटरी सेट है, चाहे स्विच है, ऐसे चीज़ें लगी गई हैं। ये रिबन लगा दिया गया जिससे जो है वाटर के ड्रॉप्स वो लीक ना हो, और यहाँ पर ग्रेफाइट की रॉड लगाई गई है। इस कंडीशंस में दोनों साइड में ग्रेफाइट की रॉड है, और यहाँ हमारा टेस्ट ट्यूब है। ऑक्सीजन ऊपर इस वाले पार्ट से रिलीज होगा और इस वाले पार्ट से हाइड्रोजन होगा, वाटर अंदर मिक्स हुआ है। अब ये कैसे हुआ, चलो समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसा हमने पढ़ा होगा। तो जब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, जैसे बैटरी बनी है, ऐसे ऐसे करके बैटरी बनती है, एक बड़ा टर्मिनल एक छोटा होता है। तो ये जो प्लस होता है ये माइनस, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे पूरे के पूरे सेल में रिवर्ट करेगा, और इस साइड में क्या होगी, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन अगर जो फ्लो करता है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है।
करंट फ्लो करने के पश्चात जो होता है, करंट प्रवाह जब फ्लो करेगा लगातार, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट होने के बाद H+ और OH- में H+ और OH- में डिसोसिएट होते हैं। ऐसे और भी वाटर के मॉलिक्यूल्स H+ और OH- में होंगे। धीरे धीरे H+ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन जो है इस पार्ट से आता है बैटरी के टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रॉन ये इन्हें दोनों को दे देता है, जिससे बन जाते हैं H2। तो एक फॉर्मेशन क्या होता है, इस वाले पार्ट से कैथोड से H2 गैस इमिट होगी और एनोड से आपका ऑक्सीजन गैस इमिट होती हुई दिखती है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि ये निकल जाता है ऑक्सीजन, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाता है। अब हम बात करें अगर जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ये सनलाइट में प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैरिड आउट ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास AgCl है, तो AgCl जो है हमें सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट मिलता है। सनलाइट में से रखते हैं तो Ag अलग और Cl2 अलग हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक AgBr है, जिसे AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसे सॉलिड फॉर्म में ये भी होता है। सनलाइट जैसे ही पास करेंगे Ag अलग और Br2 अलग हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन अपने आप में ही क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होती है। जैसा आप देख पा रहे हैं AgBr2 जो आपका ये निकलने को मिल रहा है, ये आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होने को देखने को मिलता है। क्योंकि हमने इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने देखा था कि वहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिल रहा था, और यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी रिएक्शंस में कहीं ना कहीं हम एनर्जी दे रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक का रिएक्शन मतलब एंड का मतलब अंदर ही आना। तो यहाँ पर क्या होता है, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, उसमें एनर्जी वो खुद लेता है और एनर्जी लेने के बाद अपने आप को ब्रेक करता है। अब यहाँ एग्जांपल नहीं दिया, मैं एग्जांपल एक सेट कर देता हूँ। जैसे N2+ का ऑक्सीजन और हीट लेगा, ये हीट मैंने ऐसे बना दिया सिंबल की तरह, हीट आपका लेता है। ये दोनों रिएक्शंस करके N2O3 या NO2 या ऐसे कई फॉर्मेशन तरीके से करता है। इस तरह से ये जो आपको है हीट देते हुए मिलेगा। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीट लेकर के आपके अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस शो कराते हैं। ये अपने आप में क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये होते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स टू फॉर्म ए साल्ट सॉल्यूशन। कहने का पर्पज ये है कि कोई साल्ट का सॉल्यूशन है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स के और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अगर जो मैं बात करूं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारा ऐसे Fe है, और मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स की जो सीरीज होती है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। मैं अगर जो बात कर लूँ तो जैसे पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ऐसे करके इससे पहले लिथियम आता है, ऐसे बहुत से हैं जो अपने आप में मोर रिएक्टिव सीरीज के अंतर्गत आते हैं। तो अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर Fe जो है और CuSO4 से रिएक्शंस करेगा, तो Fe जो है मोर रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है। तो Fe क्या है, Cu को रिप्लेस कर देगा उसके पोजीशन से, तो बनेगा FeSO4 प्लस का Cu अलग हो जाता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो ये जो रिएक्शन है परफॉर्म करके भी दिखाया गया, आप ये समझ सकते हो। अब जैसे जिंक है, जिंक जो है कॉपर सल्फर से रिएक्शन करके बनाता है ZnSO4 और प्लस का Cu अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका रिएक्शन होता है। जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को क्या करता है, उसकी पोजीशन से रिड्यूस कर पा रहा है। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें रिएक्शन नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय ए मल्टीपल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। हमारे पास दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आयन का एक्सचेंजिंग देखने को मिलता है। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं, एक दूसरे आयंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, जिससे रिएक्शंस बनता है। जैसे Na2SO4 BaCl2, ये जो रिएक्शंस किए हैं तो ये आपस में आयनाइज होंगे पहले। जैसे Na+ आयनाइज होगा, SO4- में आयनाइज होगा, Ba+2 में आयनाइज होगा, तो Cl- में आयनाइज होगा। अब क्योंकि ये पार्ट इसके साथ रिएक्शन करेगा, Na पार्ट Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर बनेगा NaCl और BaSO4। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि दो ऐसे आयंस हैं जो अपने आप में आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मल्टीपल एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस हो रहा है यहाँ पर। तो ये अपने आप में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एक और बात बताएं आपको, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि Na2SO4 BaCl2 से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ ब्रोमियम सल्फेट बन रहा है। तो ब्रोमियम सल्फेट जो होता है वाइट कलर का पीपीटी बनता है जो नीचे जम जाता है, दिखा हुआ निकलेगा ऐसे। अगर जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया तो नीचे आपको वाइट कलर की पीपीटी दिखेगी। तो ये अपने आप में क्या है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाता है। अब रिएक्शंस की बात करें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या होता है, जैसा आपने पहले जानते हो, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी अपने आप में क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक प्रोसेस और है जो आप 11th में पढ़ोगे, बट यही मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर जो कोई एलिमेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव हो जाए तो वह भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे अगर जो हमने बात की Na की, तो Na का होता है 11, Na ने बनाया Na+ और एक इलेक्ट्रॉन उसने कर दिया रिमूव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया ना, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये भी अपने आप ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ आप क्या देख सकते हो, Cu ऑक्सीजन को ऐड करा रहा है, Cu ने ऑक्सीजन को ऐड कराया हीट करने पर, तो बना CO, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर CO है, H2 के साथ रिएक्शंस करके यहाँ पर क्या कर रहा है, H2 ऑक्सीजन इसी दे रहा है ना, H ऑक्सीजन के पास, O जो है H2 के पास आ जा रहा है, तो यहाँ पर बना H2। ये भी अपने आप में ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल आपका बनता है। रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में सेम उसी का उल्टा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना, इसी को बोलते हैं रिडक्शन। अगर जो बात करें एक और एग्जाम्पल, तो किसी भी एलिमेंट्स में कोई सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो वो भी अपने आप में क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अमीन प्रोसेस को अगर जो हम एक ही रिएक्शंस में समझें तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे NaCl है आपका एग्जाम्पल, तो Na ने प्लस बनाया और Cl ने माइनस बनाया, बेसिकली इस एग्जाम्पल है ये। अगर जो आप देखोगे NaCl, अगर जो मैं बात करूँ इसका बेसिक एग्जाम्पल की, तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ, C+ का O2 गिव्स CO2, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल है। यहाँ पर कार्बन जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया, इसके ऊपर चार्ज 0 का होता है, इसके ऊपर चार्ज 0 का होता है। यहाँ ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, तो ये +4 बनाता है, ठीक है, दोनों के मिलके होंगे, ठीक है। तो अब क्या देखते हो कि कार्बन को यहाँ से कंपेयर और ऑक्सीजन को यहाँ से कंपेयर, क्योंकि यह 0 से +4 हुआ है, यानी ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंक्रीजिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ ये इसका होगा ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या दे रहे हो, O जो है -2 हुआ है, रिमूवल ऑफ, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रिमूव हो रहा है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो ये अपने आप में रिडक्शन होता है। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। तो ये आपका है कि ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पर बता दिया गया कि एग्जाम्पल में CuO है +H2 है, हीट किया गया Cu + H2O बना। तो ये रिएक्शन आपको जो देखने को मिलेगा, इसमें जो Cu है आपका जो रिड्यूस्ड हो रहा है, Cu H2 में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है H2O, सो दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक ए प्लेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड ए रेडॉक्स रिएक्शन, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन भी होगा, जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा। तो लगातार ये दोनों रिएक्शंस होंगे तो वो कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अगर जो हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो आप देखो ना यहाँ पर ये इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इतनी बात याद रखना, यहाँ पर वही बात याद होगी तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या प्रोसेस हमारे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और लास्ट पेज हमारा है इस चैप्टर का। अगर जो हम बात करें इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, या ऑक्सीडेशन की जगह पर रेडॉक्स रिएक्शंस भी बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ ऑक्सीडेशन वर्ड हमारे सुटेबल बैठता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ की बात करें तो पहला हमारा होगा क्या, कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है व्हेन ए मेटल जो है, कोई मेटल्स हमारे पास है वो मॉइस्चर और एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर लेयर पड़ जाते हैं। अब कौन से लेयर पड़ जाएंगे,
कुछ हाइड्रेट ऑक्साइड के लेयर पर जाते हैं जो फॉर्म करते हैं बीकन्स टू ए मेटल ऑफ, हैंस की बात करें मेटल ऑफ कोरेजन। कहने का पर्पज़ क्या है कि कोई मेटल्स है जब मॉइस्चर का या एसिडिक मीडियम में वो रिएक्ट करता है तो उस कंडीशंस में उसके ऊपर रस्ट लग जाते हैं। जैसे आयरन में देखोगे तो आयरन यहाँ पर है, आयरन के लिए केसेस नीचे दी गई हैं, जैसा आप देख पा रहे हो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ब्लैक कंटेन ऑन ए सिल्वर ऑफ ग्रीन कंटेनिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। कोरिजन का मतलब यहाँ पर आयरन आप देखोगे तो आयरन का रस्टिंग होता है, क्योंकि आयरन जो है Fe है और उसने यहाँ पर मॉइस्चर के साथ रिएक्शंस किया, ठीक है। तो रिएक्शंस करने पहले तो ऑक्सीजन से भी करती है, तो रिएक्शन करने के बाद उसने बनाया Fe2O3 इंटू XH2O, ये आपका रस्ट का एक फॉर्मूला होता है। तो यह भी आपका कोरिजन का एग्जाम्पल है। कोरिजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोपेंटिंग और पेंटिंग, यानी कि कोरिजन हम अगर जो दूर करना है, रिमूव करेंगे तो कौन से प्रोसेस से, तो उसमें हम कुछ ग्रीस लगा देंगे उस कंडीशन से, या उसके ऊपर कोई पेंटिंग कर देंगे, तो इस कंडीशन से हमारा जो कोरिजन हो रहा है उससे बचाया जा सकता है किसी भी पार्टिकल्स को, ठीक है। ये बात समझ में। आयरन की बात करें रस्ट की, तो वहाँ पर जो होते हैं, आयरन की बात करें तो आयरन पे जो रस्ट होगा वो आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और अगर जो हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के ऊपर जो अपने आप में रस्ट या कोरिजन होगा तो अपने आप में क्या होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। और अगर जो बात करें कॉपर की, तो कॉपर का क्या होता है, ग्रीन कलर का आपको कोरिजन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट, रेंसिडेंसी क्या होता है। तो रेंसिडेंसी का हिंदी मीनिंग है विकृति गंधीता। रेंसिडेंसी जो होती है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेसिडेंसी। ये है कि अगर जो हमारा कोई भी फैटी पार्ट या ऑयली पार्ट है वो एयर से रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन करने के बाद उसके अंदर कुछ बैडनेस स्मेल आएगी या उसका बैड टेस्ट हो जाएगा, फूड का जो भी हमने टेस्ट है वो बदल जाएगा, तो ये अपने आप में रेसिडेंसी कहलाती है। जैसे आपने चिप्स में देखा होगा, तो चिप्स में अगर जो कहीं से भी लीकेज हो गई तो चिप्स पूरा ख़राब हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं रह जाता। इसीलिए उसको क्या करते हैं, उसके अंदर से पूरे मॉइस्चर को हटा करके नाइट्रोजन गैस फिल कर दिया जाता है, जिससे उसके अंदर की मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि वो ऑयल का पार्ट रहता है और एयर से रिएक्शन करने के बाद उसके टेस्ट बदल जाते हैं और फूड क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है, स्मेलिंग आने लगती है उसके अंदर से। अगर जो हमें मेथड यूज करना है रेसिडेंसी के लिए, तो क्या होगा, बाय एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, हम कोई एंटीऑक्सीडेंट यूज कर देंगे, कीप करेंगे, रखेंगे सुरक्षित फूड को, किससे, एयर से, और उसे कंटेन कर देंगे ऐसे कोई कंपाउंड से जो एयर टाइट हो, ठीक है। तो अगर जो बात करें और कोई प्रोसेस है, हाँ, तो रिप्लेसिंग इन एयर बाय ए नाइट्रोजन उसके अंदर मिक्स कर देंगे तो वो रिप्लेस कर देता है, आपको ये मैंने पहले भी बताया। उसके रेफ्रिजरेशन प्रोसेस यूज करके भी रेसिडेंसी को दूर किया जाता है। इस पूरी वीडियो में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कोरिजन होता है, रेसिडेंसी क्या है, और हमने रिएक्शंस के टाइप पढ़े, सभी चीज़ें पढ़ी। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है वन शॉट वीडियो में। आई होप ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।